और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। इस वक्त सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है। सुबह 11 बजते साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू। लोकसभा की तस्वीर आपके सामने है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की तस्वीर आप देख रहे हैं। सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। उन्होंने राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन 80 वर्ष की आयु में 20 अगस्त 2025 को दिल्ली में हुआ। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 9वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1994 से 99 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। प्रोफेसर मल्होत्रा ने लोक लेखा समिति, सरकारी उपकरण संबंधी समिति, परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सभापति के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे अन्य कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। वे 2008 से 2013 तक दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन 93 वर्ष की आयु में 30 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। श्री रवि नायक गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 6 कार्यकाल के लिए गोवा विधानसभा के सदस्य रहे तथा तत्कालीन गोवा, दमन एवं दीव विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने क्रमशः गोवा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकालों तक अपनी सेवाएं दी। वे गोवा सरकार में विभिन्न विभागों की मंत्री के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी। वे गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। श्री रवि नायक का निधन 79 वर्ष की आयु में 15 अक्टूबर 2025 को गोवा में हुआ। श्री धर्मेंद्र राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे कृषि संबंधी संसदीय समिति के स्थायी सदस्य रहे। श्री धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा में 6 दशकों से अधिक अपने उत्कृष्ट करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। कला और भारतीय सिनेमा में श्री धर्मेंद्र को विशेष योगदान के लिए 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और 1997 में उन्हें फिल्म केयर लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्री धर्मेंद्र का निधन 85 वर्ष की आयु में 24 नवंबर 2025 को मुंबई में हुआ। श्री प्रकाश जायसवाल उत्तर प्रदेश के कानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री जायसवाल ने केंद्रीय कोयला मंत्री, सांख्यिकी मंत्री के स्वतंत्र प्रभाव तथा गृह राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री प्रकाश जायसवाल का निधन 28 नवंबर 2025 को कानपुर में 81 वर्ष की आयु में हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। एक मिनट, हमारे खिलाड़ियों को बधाई दे दें। खिलाड़ियों को बधाई दे दें प्लीज। खिलाड़ियों को बधाई दे दें। माननीय सदस्यगण, संपूर्ण देश के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। साथ ही हमारे लिए यह भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने दिनांक 23 नवंबर 2025 को नेपाल को हराकर पहला T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ
फॉर द ब्लाइंड 2025 जीता है। इसी क्रम में आपके साथ साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 24 नवंबर 2025 को चीनी ताइपेई को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप खिताब जीत लिया है। इसके अतिरिक्त 15 से 26 नवंबर 2025 के दौरान जापान में आयोजित डेफ ओलंपिक्स प्रतियोगिता में भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल रिकॉर्ड 20 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण, 7 रजत तथा 4 कांस्य पदक शामिल हैं। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। इन युवा खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट कौशल, दृढ़ संकल्प, अनुशासन और टीम भावना आरंभ हो रहा है और आज सदन के हम सभी माननीय सदस्यों के लिए ये गर्व की पल है। आपका स्वागत करना और आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। मैं सदन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विश्वास भी कर देता हूं कि सभी इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य ये उच्च सदन की गरिमा को संभालते हुए आपकी गरिमा की भी सदा सर्वदा चिंता करेंगे, मर्यादा रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे सभापति जी एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं, किसान परिवार से निकले हैं और पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। समाज सेवा ये उनकी निरंतरता रही है। राजनीतिक क्षेत्र उसका एक पहलू रहा है, लेकिन मुख्य धारा समाज सेवा की रही है। समाज के प्रति समर्पित होकर के जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते आए हैं, करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है। सामान्य परिवार से, सामान्य समाज से, सामान्य राजनीतिक जहां अलग अलग करवट बदलती रही है, उसके बावजूद भी आपका यहां तक पहुंचना, हम सबका मार्गदर्शन प्राप्त होना, ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये मेरा सद्भाग्य रहा है कि मैं आपको लंबे अरसे से परिचित रहा हूं। सार्वजनिक जीवन में साथ साथ काम करने का अवसर भी मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जब मुझे यहाँ दायित्व मिला और जब मैंने आपको अलग अलग जिम्मेवारियां में काम करते देखा,
तो मेरे मन पर अतिशय सकारात्मक भाव जगना बहुत स्वाभाविक था। क्वायर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में हिस्टोरिकली हाईएस्ट प्रॉफिट वाली इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना, यानी आपका किसी संस्था के प्रति समर्पण हो तो कितना विकास किया जा सकता है और कैसे दुनिया में उसकी एक पहचान बनाई जा सकती है, वो आपने करके दिखाया। आपको भारत के कई क्षेत्रों बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। आप झारखंड में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, पुडुचेरी में राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग अलग दायित्व संभालते रहे। और मैं देखता था कि झारखंड में तो आदिजाति समाज के बीच जिस प्रकार से आपने अपना नाता बना दिया था, जिस प्रकार से आप छोटे छोटे गांव तक दौरा करते थे, वहां के मुख्यमंत्री बड़े गर्व के साथ इन बातों का जब भी मिलते थे जिक्र करते थे। और कभी कभी वहां के राजनेताओं के लिए भी चिंता होती थी कि हेलीकॉप्टर हो या न हो, इसकी कोई परवाह किए बिना जो गाड़ी है आप चलते रहते थे, रात को छोटे छोटे स्थान पर रुक जाना। ये जो आपने एक अपना सेवा भाव था, उसको राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी जिस प्रकार से आपने उसको एक नई ऊंचाई दी, इससे हम भली भांति परिचित हैं। मैंने आपको एक कार्यकर्ता के रूप में देखा है, एक सहयोगी के रूप में हम साथ काम किए हैं, सांसद के रूप में देखा है, अलग अलग पदों पर देखते हुए आज यहां पर पहुंचे। लेकिन मैंने एक बात महसूस की है कि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में पद पर पहुंचने के बाद कभी लोग पद का भार अनुभव करते हैं और कभी कभी प्रोटोकॉल में दब जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आपको और प्रोटोकॉल का कोई नाता ही नहीं रहा है, आप प्रोटोकॉल के परे रहे। और मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में प्रोटोकॉल से मुक्त जीवन की एक ताकत होती है और वो ताकत हम हमेशा आप में अनुभव करते रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आदरणीय सभापति जी, आपके व्यक्तित्व में सेवा, समर्पण, संयम, इन सभी बातों से हम भली भांति परिचित हैं। वैसे आपका जन्म तो डॉलर सिटी में हुआ और उसकी एक अपनी पहचान है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी सेवा का क्षेत्र अंत्योदय को चुना। आपने हमेशा एक डॉलर सिटी के भी उस तबके की चिंता की जो दबे, कुचले और कुछ वंचित परिवार थे, उनकी चिंता की। आदरणीय सभापति जी, मैं उन दो घटनाओं का जरूर जिक्र करना चाहता हूं जिसको कभी मैंने आपसे, आपके परिवारजनों से भी सुना है और जिसने आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पैदा किया है। बाल्यकाल में अविनाशी मंदिर के तालाब में आपका डूबने की संभावनाओं के बीच की अवस्था आपके लिए हमेशा रहा है कि मैं तो डूब रहा था, किसने बचाया, कैसे बचाया पता नहीं, मैं बच गया। और ईश्वर ने कुछ आप पर कृपा की, इस प्रकार का भाव आपके परिवार के लोग हमेशा बताते हैं। और दूसरा जो हम सब बहुत बारीकी से जानते हैं, जब कोयम्बटूर में लाल कृष्ण आडवाणी जी का यात्रा होने वाली थी
उसके कुछ समय पहले एक भयानक बम ब्लास्ट हुआ, शायद 60-70 लोग मारे गए। भयंकर बम ब्लास्ट था और उस समय आप बाल बाल बच गए थे। इन दोनों में जब आप ईश्वरीय शक्ति का संकेत देखते हुए अपने आप को समाज के प्रति अधिक समर्पित भाव से काम करने की जो आपने वजह के रूप में उसको कन्वर्ट किया, ये अपने आप में एक सकारात्मक सोच से बना हुआ जीवन का प्रतिबिंब है। आदरणीय सभापति जी, जो एक बात मैं जानता नहीं था लेकिन अभी मुझे पता चला, आप शायद अभी उपराष्ट्रपति बनने के बाद काशी गए थे और आपका काशी का दौरा था, तो एक सांसद के नाते स्वाभाविक रूप से मेरा मन वहां सब कुछ ठीक ठाक हो रहता है। लेकिन आपने वहां एक बात बताई जो मैंने सुनी, मुझे मेरे लिए नई बात थी। आपने वहां कहा कि आप वैसे तो नॉनवेज के आदी थे, लेकिन जब पहली बार आप काशी गए थे जीवन में और काशी में पूजा वगैरह की, माँ गंगा को अपने आशीर्वाद प्राप्त किया माँ गंगा से, और पता नहीं आपके भीतर एक संकल्प जगा और उस दिन से आपने तय किया कि आप अब नॉनवेज नहीं खाएंगे। अब ये कोई न कोई सात्विक भाव, कोई नॉनवेज खाने वाले बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके मन में काशी की धरती पर विचार आया, तो एक सांसद के नाते मेरे लिए भी एक स्मरण रखने वाली एक घटना के रूप में मैं उसको हमेशा याद रखूंगा। भीतर कोई न कोई आध्यात्मिक भाव जो इस प्रकार की दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। आदरणीय सभापति जी, छात्र जीवन से आपकी नेतृत्व सामर्थ्य रहा है। आज राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा में आप हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ विराजमान है, ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। आदरणीय सभापति जी, आप लोकतंत्र के रक्षक के रूप में अपनी जवानी में, युवा अवस्था में, जब किसी को भी सरल मार्ग से जाने का मन कर जाता है, आपने वो रास्ता नहीं चुना, आपने संघर्ष का रास्ता चुना। लोकतंत्र पर आए हुए संकट के सामने मुकाबला करने का रास्ता चुना और आपने आपातकाल में एक लोकतंत्र के सिपाही की तरह जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, साधनों की सीमाएं थी, मर्यादाएं थी, लेकिन जज्बा कुछ और ही था। और वह उस क्षेत्र के सभी, उस सब पीढ़ी के नौजवान आज भी इमरजेंसी के खिलाफ की आपकी जो लड़ाई थी, लोकतंत्र के लिए आपका संघर्ष था, उसमें आपने जन जागृति के जो विविध कार्यक्रमों को अपनाया था, लोगों को जिस प्रकार से आप प्रेरित करते थे, वे हमेशा हमेशा के लिए लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा देने वाली घटना रही। आप एक अच्छे संगठक रहे हैं, मैं भली भांति जानता हूं। आपने संगठन में जो भी दायित्व संभालने का अवसर आया, आपने उस जिम्मेवारी को चार चांद लगा दिए, अपने परिश्रम से लगा दिए। आपने हमेशा सबको जोड़ने का प्रयास किया, नए विचारों को स्वीकार करने का प्रयास किया, नई पीढ़ी को अवसर देने का प्रयास किया। ये हमेशा संगठन में आपके कार्य की विशारत रही। कोयम्बतूर की जनता ने आपको सांसद के रूप में यहां सेवा करने के लिए भेजा और तब भी आपने सदन में रहते हुए हमेशा उस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता से लोगों के सामने रखा, सदन के सामने रखा। ये आपका लंबा अनुभव सदन में सभापति के रूप में,
और राष्ट्र में उपराष्ट्रपति के रूप में बहुत ही प्रेरक रहेगा, हम सबको मार्गदर्शक रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी तरह इस सदन के सभी सदस्य इस गौरवपूर्ण पल को जिम्मेवारियों के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसी भावना के साथ मेरी तरफ से, सदन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन। आदरणीय सभापति जी, वडक्कम, अभिवादन। यह सुखद संयोग है कि लगभग 7:30 दशकों बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो तमिलनाडु में जन्मे, देश के सर्वोच्च पंचायत के उच्च सदन के पहले सभापति और देश के पहले उपराष्ट्रपति बने, उन्हीं महान शख्सियत के उत्तराधिकारी के रूप में आज आप उसी महान विरासत और दायित्व को संभाल रहे हैं। आपका नाम भी वही है। कहते हैं आपके जन्म के एक सप्ताह बाद आदरणीय राधाकृष्णन जी दूसरी बार उपराष्ट्रपति बने थे और उनके नाम पर आपका नाम रखा गया। आपको बहुत बधाई, आपका हार्दिक स्वागत। सभापति जी, आप तमिलनाडु से आते हैं, महान राज्य जिसकी संस्कृति, भाषा, हेरिटेज और कंट्रीब्यूशन पर मुल्क को फक्र है, जहां हजारों वर्ष पहले महान संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरुल महान ग्रंथ लिखा। कुरुल 571वें में कहा गया, उसका एसेंस है कि किसी समूह को पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक ऐसे रहनुमा नेता की आवश्यकता होती है जो सहानुभूति रखता हो, जो दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को समझ सके, उनसे जुड़ सके। यह सहानुभूति नेतृत्व एक सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देता है, जहां लोग खुद को मूल्यवान समझते हैं और सामान्य लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपके अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति है, सकारात्मक माहौल बनाने की प्रबल इच्छा हमने देखी। आपके जीवन, आपसे हुई मुलाकातें, आपके प्रयास काम के आधार पर और इधर विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों, विधायिकाओं में संविधान दिवस के अवसर पर जो कुछ भी आपने कहा, उससे आपके व्यक्तित्व की 4-5 चीजें बड़ी विलक्षण और अलग मुझे लगती हैं। पहला, डायलॉग में यकीन, डिबेट में यकीन, दूसरे के मत को सुनना और सम्मान देना। दूसरा, कन्विक्शन, 16 वर्ष की उम्र में जो ठीक लगा, जो मार्ग आपको, जो आस्था, जो विचार पसंद आया, उस पर आप चले। इसकी परवाह आपने नहीं की कि उस विचारधारा के समर्थक वहां हैं या नहीं। यह आपके बारे में जानते हुए मुझे महान लिंकन के उस पत्र का स्मरण हुआ जिन्होंने प्राइमरी स्कूल के उस अध्यापक को लिखा था जहां उनका बच्चा पढ़ता था। उसमें अनेक चीजों के साथ उन्होंने कामना और की थी कि मेरे बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले, जब भीड़ कोई और चीज महसूस करती हो और वो अकेला हो, अकेले महसूस करे कि मैं ठीक रास्ते पर हूं, तो उस पर चले। आप में यह गुण हमने पाया। कर्म के स्तर पर हमारे समाज की एक खासियत है। हमारे यहाँ हरिऔध सिंह उपाध्याय एक बड़े कवि हुए, उन्होंने कल्पना की हमारे यहाँ कर्मवीर हों। शब्दवीर बहुत मिलते हैं, आलोचना आसान है पर कर्म करना कठिन। आपने त्रिपुर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा योगदान दिया। उसके बाद कोयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने बहुत रचनात्मक और बहुत बेहतर प्रयास किए। साथ ही लोकतंत्र में विधायिका के उसमें आपकी गहरी आस्था हमने देखी। आपसे जो भी मुलाकातें हुई उनके आधार पे कह सकता हूं कि आपका हमेशा एक ही कंसर्न हमने पाया, सदन में श्रेष्ठ संवाद कैसे हो। सभी अपना अपना पक्ष या मत रखें, पर संसदीय मर्यादाओं के तहत। आपके नेतृत्व रहनुमाई में यह उच्च सदन ऐसा ही आदर्श कायम करेगा, यह मेरा यकीन है। सभापति जी, आप जैसा मैंने उल्लेख किया तमिलनाडु से हैं। 10वीं सदी के चोल राजा परांतक पहले के उत्तर मेरूर अभिलेख में प्राचीन भारत के ग्राम पंचायतों में
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और पद्धतियों का विवरण दर्ज है। भारत में कैसे लोकतंत्र की जड़ें हजारों वर्ष पुरानी हैं, हमारे संविधान सदन की दीवारों पर हजारों वर्ष पहले आचार्य कौटिल्य का कहा लिखा है, प्रजा सुखे राज्ञम प्रजा नाम तू हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित है और राजा और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। आपके मार्गदर्शन में इसी भावना के तहत हम अपनी इस महान संस्था को, इस विरासत को आगे ले जाएंगे, यह विश्वास है। राजनीति में आपका आगमन आपकी वैचारिकी आस्था और दृढ़ता का प्रमाण है। 16 वर्ष की उम्र में जो विचारधारा और रास्ता पसंद किया, जो उसका मैंने उल्लेख किया, उसमें इसकी चिंता नहीं कि राज्य में आपकी विचारधारा के समर्थक बड़ी जमात में है या नहीं। आप अपने विचारों और आस्था पर अडिग चले, यह आपका कन्विक्शन है, यह उल्लेखनीय है। देश, समाज या संस्कृति का उत्कर्ष आपके चिंतन के मूल में हमेशा रहा। तमिलनाडु की राजनीतिक माहौल में आप गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की पुकार एकला चलो रे के राही बने। आपने नदियों को जोड़ने, आतंकवाद, नशाखोरी और छुआछूत के खिलाफ 93 दिनों की 19,000 किलोमीटर लंबी राज्यव्यापी रथ यात्रा की। ये सभी विषय देश की सुरक्षा व सामाजिक आर्थिक कल्याण और प्रगति से जुड़े हैं। इन्हें लेकर आप जनता के बीच में गए। 2 बार कोयम्बटूर से आप सांसद बने, लोकसभा में आए। 2004 से 6 तक आपने राज्य के दल के प्रदेश का अध्यक्ष पद संभाला। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप सीधा जनसंवाद में विश्वास करते हैं। लोगों की बातों को समझने, उनके मतों के प्रति आदर, सम्मान और सहानुभूति का भाव आप में शुरू से रहा है। राज्यपाल के रूप में झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्यों की शैक्षणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से आपने संवाद किया। राज्य के संवैधानिक अभिभावक के रूप में आपने लोगों को प्रोत्साहित किया और एक अलग पहचान और जगह बनाई। झारखंड के राज्यपाल के रूप में आपने सभी 24 जिलों का दौरा किया, वहां के प्रशासन से चर्चा की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कैसे आपका लोगों से भावनात्मक लगाव बना। इसी तरह महाराष्ट्र में भी राज्यपाल के रूप में आपने जिलों का दौरा किया, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में व्याप्त स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में हर प्रकार से स्थानीय प्रशासन को मार्गदर्शन और सहयोग दिया। कोयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आपने देश के तटीय इलाकों और खास तौर से केरल में कोयर उद्योग के लिए दीर्घकालिक प्रयास किए। इस सीपी राधाकृष्णन नए सभापति, उन्हीं को राज्यसभा में बधाई दी जा रही है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और साथ ही सदन के माध्यम से देश को व्यक्तित्व के बारे में सीपी राधाकृष्णन के बताया। रणदीप सुरजेवाला के साथ राहुल गांधी की ये बैठक हुई है। बैठक में कर्नाटक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने चर्चा की है। कर्नाटक में घमासान जो चल रहा है कांग्रेस के भीतर, सीएम कौन, सिद्धरमैया की क्या छुट्टी होने वाली है, क्या डीके शिव कुमार उनकी जगह मुख्यमंत्री बनेंगे क्या, जिस तरीके की आर पार की स्थिति बनी हुई है उसी पर राहुल गांधी ने यह बैठक की। और इस बीच अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। वो जानकारी ये है कि इन्होंने आईटी की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं, उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का डिटेल है। इन्होंने जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं, नोएडा में स्थित जो कंपनियां हैं वो इनके लिए काम कर रही हैं, मोटा फीस लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं, तब वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटे। ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है और बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधानी के तहत ये काम करना है। जो बीएलओज हैं, बताया तो ये गया था कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें आज के हिसाब से जो कैसे उन्हें अपलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उस सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन ज़मीनी हकीकत हम देखते हैं तो बहुत सारे बीएलओ फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही अपलोड करने के लिए। कई जगह मैंने खुद देखा, अपने सामने देखा है कि वो जो बीएलओ बने हैं वो अपने परिवारों के सदस्यों के साथ हैं, उनका पूरा परिवार लगा है उनकी मदद करने में।
अगर कोई नई पीढ़ी का नौजवान है जो टेक्नोलॉजी को समझता है, मैंने यहाँ तक देखा है कि बेंगलोर और जगह नौकरी कर रहा था, अपनी माँ की मदद करने के लिए नौकरी छोड़ करके आया है, केवल फॉर्म भरवा रहा है एसआईआर के। तो एसआईआर इसलिए हो कि लोकतंत्र मजबूत हो, एसआईआर इसलिए हो कि सभी मतदाता बन जाएं, एसआईआर इसलिए हो कि जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और फिर बीजेपी ने जानबूझ करके वो तिथि तय की है जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं। अगर आप किसी भी पंडित जी से पूछेंगे कि वो समय कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा शादियां की तारीख निकलती है, तो ये वही दिन है जिसमें एसआईआर चल रहा है। तो बीजेपी ने जानबूझ करके वो तारीखें तय की हैं, वो दिन तय किए हैं जिसमें शादियां सबसे ज्यादा हैं, जिससे कि लोग इधर उधर जाते हैं, अपना काम करते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की, तो वोट कट जाए। और इधर देखने को मिला कि बड़े पैमाने पे जान गई है। सर्वेश सिंह मुरादाबाद बीएलओ, 30 नवंबर को इनकी मृत्यु होगी, आत्महत्या कर ली, इन्होंने फांसी लगा ली। सर्वेश कुमार गंगवार ड्यूटी के दौरान गिर करके, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, फॉर्म भरिए, फॉर्म बांटिए और फॉर्म का काम करिए, अस्पताल में मौत हो गई। विजय कुमार वर्मा ब्रेन हेमरेज हुआ, इलाज के दौरान निधन हो गया। इस परिवार से मैं मिला हूं। विपिन कुमार यादव मृत्यु हुई, परिवार व वीडियो का काम दबाव बताया गया, और किसका दबाव ऐसा कि वोट काटिए आप। रंजू दुबे ड्यूटी के दौरान मृत्यु, परिवार के ने काम के दबाव का आरोप लगाया। बिजनौर में कार्डियक अरेस्ट, शाम में फोन अपलोडिंग करने के बाद हालत बिगड़ी। तो सोचिए, दिन रात काम कर रहे हैं, गलियों में भटक रहे हैं, तो ये जल्दीबाजी क्यों? यूपी में कोई इलेक्शन नहीं है, अभी इलेक्शन अभी टाइम है, तो आप आराम से करते और सहूलियत के साथ करते, बहुत सावधानी से करते, बहुत सिंसियरिटी के साथ करते। ये कौन सा लोकतंत्र में आप किसका ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? मुझे तो ये लगता है इलेक्शन कमीशन इस डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, जिससे कि विपक्ष की पार्टियों के वोट कट जाएं। नहीं, मुझे जानकारी मिली है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आईटी को समझते हैं, वोटर अपलोड करना, पीडीएफ फाइल बनाना, ये सब काम प्राइवेटली बीजेपी कर रही है। इसलिए बीजेपी को चिंता ही नहीं है, क्योंकि उनके पे मशीनरी काम कर रही है, उनके वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारा वर्कर काम कर रहा है, हमारा वर्कर जमीन पे जा रहा है, बैठ रहा है, बीएलओ से संपर्क कर रहा है। सर, 1 हफ्ते का तो समय बढ़ाया गया, उस पर क्या कहना है? मैंने तो मांग की थी, क्या जल्दीबाजी क्या है? यूपी में कोई कल इलेक्शन है क्या? अभी यूपी में समय है इलेक्शन का लिए। बंगाल में भी मान लीजिए समय है और आखिरी दिन तक वोट बन सकता है, तो आप इतनी जल्दीबाजी एसआईआर क्यों कराना चाहते हैं? आप समय क्यों नहीं देना चाहते हैं? और बीएलओ गली ढूंढ रहे हैं, बीएलओ को पता ही नहीं किस गली जाना है, किसी के दबाव में कहीं बैठ जाते हैं, वहां बैठ करके फॉर्म बांटते हैं। जो अपलोड किया गया बता रहे हैं 99.45% फॉर्म बट गया था कुछ दिन पहले, तो अभी जब देखेंगे तो कलेक्ट भी हो जाएगा उतना ही। तो ये डेटा फर्जी, और डेटा फर्जी यहाँ तक है कि आईएमएफ के लोग भी कह रहे हैं, संस्था कह रही है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा डेटा का मैनिपुलेशन है। और सोचिए, डॉलर कहाँ लुढ़कता चला जा रहा है, या यूं कहें रुपया लुढ़कता जा रहा है। जैसे सरकार लुढ़कती जा रही है, थोड़ी लुढ़की, पूरी नहीं लुढ़की, रुपया भी लुढ़कता जा रहा है। देखिए आप, तो ये जो बुनियादी सवाल है इस पर चर्चा ही ना हो। 4 महीने इसी में लगे रहेंगे, एसआईआर एसआईआर एसआईआर। आप बेरोजगारी पे नहीं बात करेंगे, महंगाई पे काम नहीं करेंगे। और हमारे राजीव राय जी ने बाकायदा लिख के दिया है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने बीजेपी के सारे पर हेरा फेरी कर करके 20,000 वोट पहले ही काट दिए। अभी तो एसआईआर भी नहीं हुआ, और एसआईआर में और 20,000 काट देंगे, तो टोटल कितने कट गए एक विधानसभा में? और वो विधानसभा है जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है। अखिलेश जी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो हार का अपना जो फ्रस्ट्रेशन है पार्लियामेंट में ना दिखाए, मुद्दों की बात करे। ऑपोजिशन ड्रामा कर रही है और पार्लियामेंट को बैटलफील्ड बना रही है, ड्रामा करने का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे, और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना?
तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे तो। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वो आज तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में तस्वीर। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे जोरदार वार बीजेपी पर करते हुए कि बीजेपी के इशारे पर एसआईआर में घपला किया जा रहा है। बीजेपी एसआईआर के जरिए वोट कटवाने का खेल खेल रही है। बीजेपी ने जानबूझकर एसआईआर के लिए ये जो समय है जब ज्यादातर शादियां हो रही हैं, ये समय चुना है। और इतनी जल्दबाजी एसआईआर कराने में क्यों? साथ ही बीजेपी पूरी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है एसआईआर के जरिए वोट चोरी करने का खेल आगे बढ़ाने के लिए। गंभीर आरोप, संगीन आरोप जो अखिलेश यादव की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए हैं। लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित है। राज्यसभा में कार्रवाई चल रही है। क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सुनते हैं। फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं है। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द गुड एंड कंजीनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ ऑपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।